हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल। अ वेरी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट टू ऑल ऑफ यू। आज से हम गेट और इंजीनियरिंग सर्विसेज के स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं। माय नेम इज अनिरुद्ध सिंह राठौर और आज की क्लास से हम शुरुआत कर रहे हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स के गेट 2020 के क्वेश्चन से। तो 2020 में यानी इसी साल जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, दोज क्वेश्चंस we will be discussing in this particular class। तो इस क्लास में हम 2020 के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। इसकी अगली क्लास में हम 2019 के यानी जो लास्ट ईयर क्वेश्चंस आए थे एंड देन वी विल मूव ऑन बैकवर्ड। तो टॉपिक वाइज डिस्कशन नहीं होगा, यहाँ पर ईयर वाइज डिस्कशन होगा। तो आपको उस एक ईयर का कंप्लीट पता चलेगा कि किस तरह का पर्टिकुलर ईयर में किस तरह के क्वेश्चंस आए थे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से। ओके, सो आई विल बी स्टार्टिंग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, सम अदर फैकल्टी विल बी स्टार्टिंग सम अदर सब्जेक्ट एंड सो ऑन। तो आपको कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट YouTube के ऊपर ये सारे वीडियोस अवेलेबल होंगे। अगर आप अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, यू कैन यूज माय कोड AS राठौर, जो कि आपको आगे चल के आगे की स्लाइड्स में नीचे दिखाई दे जाएगा। ओके, तो चलिए आज की क्लास में हम ये स्टार्ट करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स के। फर्स्ट क्वेश्चन गेट 2020 में इस साल जो पहला क्वेश्चन आया था सेट 1 में 1 मार्क्स के लिए, वो ये था, इन अ 2-डायमेंशनल स्ट्रेस एनालिसिस द स्टेट ऑफ स्ट्रेस एट अ पॉइंट P इज गिवन। ओके, तो 2-डायमेंशनल सिस्टम में स्टेट ऑफ स्ट्रेस को कंप्लीटली डिफाइन करने के लिए आपको 3 वैल्यूज देनी पड़ती हैं। एक सिग्मा xx की वैल्यू, एक सिग्मा yy और तीसरी जो होती है वो टाउ की, शियर की। तो सिग्मा xx एंड सिग्मा yy आर द नॉर्मल स्ट्रेसेस एंड टाउ xy या फिर टाउ yx आप लिख सकते हो, दैट इज शियर स्ट्रेस। ओके, तो यहां पर पूछा है द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ द स्टेट ऑफ प्योर शियर एट द पॉइंट P। तो स्टेट ऑफ प्योर शियर से ये समझ में आ रहा है आपको कि नॉर्मल स्ट्रेसेस शुड बी जीरो, बट ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है कि सिग्मा xx भी जीरो और सिग्मा yy भी जीरो, दोनों इंडिविजुअली जीरो हो तभी हमारा स्टेट ऑफ प्लेन स्ट्रेस होगा। तो इसको हम स्ट्रेस ट्रांसफॉर्मेशन से सॉल्व करेंगे। ओके, तो स्ट्रेस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हम एक एलिमेंट बनाते हैं। लेट अस से दिस इज पॉइंट P और उसके ऊपर गिवन स्ट्रेसेस आर एक्टिंग। तो x डायरेक्शन में सिग्मा xx इज एक्टिंग लाइक दिस, दिस इज नॉर्मल स्ट्रेस। y डायरेक्शन में सिग्मा yy इज एक्टिंग, दिस इज ऑल्सो द नॉर्मल स्ट्रेस। देन वी आर हैविंग shear stresses like this, so these are the tau xy। नाउ अगर हम इसी पॉइंट के ऊपर देखें अलग अलग प्लेन्स पे, तो ऑन डिफरेंट प्लेन्स द वैल्यू ऑफ नॉर्मल एंड शियर स्ट्रेसेस विल बी डिफरेंट। तो यहां से अगर एक प्लेन रोटेट करते जाएं, उस प्लेन के ऊपर नॉर्मल और शियर स्ट्रेसेस की वैल्यूज डिफरेंट आएंगी। इनमें से एक प्लेन ऐसा भी आएगा जिसपे कि शियर स्ट्रेसेस की वैल्यूज मैक्सिमम हो जाएंगी। सो दैट प्लेन इज कॉल्ड एज प्लेन ऑफ मैक्सिमम शियर स्ट्रेस और प्लेन ऑफ टाउ मैक्स। तो लेट अस से जस्ट हम ये मान लेते हैं कि थीटा एंगल रोटेट करने के बाद हमारे पास प्लेन ऑफ टाउ मैक्स मिल गया। ओके, सो दिस इज द प्लेन ऑफ टाउ मैक्स। स्टेट ऑफ प्योर शियर ये कहती है कि प्लेन ऑफ टाउ मैक्स पे, टाउ मैक्स वाले प्लेन के ऊपर आपके नॉर्मल स्ट्रेसेस जीरो रहेंगे। सो ऑन दिस प्लेन, सिंस दिस इज द प्लेन ऑफ टाउ मैक्स, नॉर्मल स्ट्रेसेस आर जीरो। अगर नॉर्मल स्ट्रेसेस इस प्लेन पे जीरो हैं, देन इट इज कॉल्ड एज स्टेट ऑफ प्योर शियर। ओके, तो यहां पर जो नॉर्मल स्ट्रेसेस की वैल्यूज आती है उनको मैं दूसरे कलर से लिख देता हूं। नॉर्मल स्ट्रेसेस की जो वैल्यूज आएगी सिग्मा n1 लेट अस से एंड सिग्मा n2। ओके, दीज टू नॉर्मल स्ट्रेसेस आर इक्वल, सो सिग्मा n1 will be equal to sigma n2 और ये एवरेज ऑफ द टू वैल्यूज ये हो जाएंगी। तो ये हो जाएगी सिग्मा xx प्लस सिग्मा yy बाय 2 एंड सिंस दिस इज केस ऑफ प्योर शियर, तो सिग्मा n1 और सिग्मा n2 दोनों जीरो होने चाहिए। सो दे शुड बी इक्वल टू जीरो। तो हमारे पास जो नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन आ गई, दैट इज सिग्मा xx प्लस सिग्मा yy इज इक्वल टू जीरो। दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके, सो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था काफी, है ना। आप अगर ये चीज नहीं पता होती तो हम इंडिविजुअली सिग्मा xx और सिग्मा yy को जीरो करने का सोच रहे होते, बट द सफिशिएंट कंडीशन इज दिस, सिग्मा xx एंड सिग्मा yy बोथ इनका समेशन जीरो होना चाहिए, राइट। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये तो 1 मार्क का क्वेश्चन था, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्या क्या क्वेश्चन आए हुए हैं।
तो ये थोड़ा सा अगेन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। देखिए यहां पर क्या दिया है, एक रिजिड वेटलेस प्लेटफॉर्म PQRS, ओके, ये दिया हुआ है। इट इज शोन इन द फिगर एंड इट कैन स्लाइड फ्रीली इन वर्टिकल डायरेक्शन। सो लेट अस से कि ये वर्टिकल डायरेक्शन है, एक कॉलम से कनेक्टेड है और एंड दिस इज द प्लेटफॉर्म, ओके। तो फ्रीली यहां पर रोलर से सपोर्टेड है एंड इट कैन, जैसे ही वेट ऐड करेगा, सो दिस कैन स्लाइड फ्रीली इन लाइक दिस इन वर्टिकल डायरेक्शन। नाउ यहां पर एक पिन कनेक्शन से OJ मेंबर कनेक्टेड है, ठीक है। सो द प्लेटफॉर्म इज हेल्ड इन पोजीशन बाय द वेटलेस मेंबर OJ एंड 4 वेटलेस फ्रिक्शनलेस रोलर्स, ओके। तो ये अभी अपनी पोजीशन में इस OJ की वजह से है। अगर इस OJ को हटा देंगे, दिस मेंबर, इसको अगर हटा दिया तो ये पूरा स्लाइड करके नीचे आ जाएगा। सो OJ डेफिनेटली कुछ फोर्सेस रेजिस्ट कर रहा है। Now points O and J are pin connection। एक ब्लॉक 90 किलो न्यूटन का यहाँ पर एक्ट कर रहा है, यहाँ पर रख दिया, प्लेस कर दिया। तो आपको ये बताना है कि पॉइंट O के ऊपर हॉरिजॉन्टल रिएक्शन कितना आ रहा है, ओके। पॉइंट O के ऊपर व्हाट इज द हॉरिजॉन्टल रिएक्शन एट दिस पॉइंट। सो डेफिनेटली देयर इज सम फोर्स इन दिस। सो टोटल जो रिजल्टेंट होगा, हमें दिखाई दे रहा है कि ये कंप्रेसिव होगा, पर अगर नहीं भी दिखाई दे रहा है तो कैलकुलेशन से आ जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट, ओके। सो यहाँ पर कुछ फोर्स आ रहा है और इसके ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स एक्ट कर रहा होगा। हमें बस इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पता करना है, ठीक है। या तो इस डायरेक्शन में होगा या इस डायरेक्शन में होगा, डजंट मैटर। तो इसको हम एक थोड़ा सा सिंप्लीफाइड डायग्राम से दिखा देते हैं, ठीक है। दिस इज पॉइंट O, दिस इज पॉइंट J, ओके। और यहां पर 90 किलो न्यूटन का एक वेटलेस, सॉरी 90 किलो न्यूटन का एक वेट प्लेस किया हुआ है। नाउ ये डिस्टेंस 4 मीटर है, दिस डिस्टेंस इज 4 मीटर, दिस डिस्टेंस 3 मीटर एंड दिस इज बार OJ। नाउ what we can do, हम joint equilibrium of J कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो यहां पर joint J है एंड let us consider the equilibrium of joint J। तो joint J के ऊपर जो भी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं उनको बना देते हैं। 90 किलो न्यूटन फोर्स इज एक्टिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। यहां पर इस मेंबर के अंदर कुछ ना कुछ फोर्स होगी। let us say this force is F डैश, राइट। और यहां पर OJ मेंबर के अंदर जो भी फोर्स एक्ट कर रही है, लाइक दिस, लेट अस से दिस इज FOJ, ओके, FOJ, दिस इज OJ मेंबर। नाउ हमने अभी ये डायरेक्शन ले ली, ठीक है। सिंस इट इज कंप्रेसिव तो ये जॉइंट के ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी। बट अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, आप कोई भी डायरेक्शन एज्यूम कर सकते हो, यू कैन एज्यूम एनी डायरेक्शन। अगर ये रिजल्ट पॉजिटिव आ जाता है तो फिर जो डायरेक्शन एज्यूम की है वही होगी, अगर ये नेगेटिव आ जाता है तो फिर अपोजिट डायरेक्शन होगी, जो एज्यूम डायरेक्शन है उसके अपोजिट होगी। नाउ यहां पर लेट अस से दिस एंगल इज थीटा, ये एंगल थीटा है। अगर आप इस ट्राइंगल को देखो, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है और ये एक 3 4 5 वाला ट्राइंगल बन रहा है। दिस साइड इज 3, दिस साइड इज 4 और पाइथागोरस थ्योरम से ये वाली साइड 5 आ जाएगी, ठीक है। तो इसे हम 3 4 5 वाला ट्राइंगल बोल सकते हैं। साइन थीटा की वैल्यू, साइन थीटा विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, सो 3/5। cos थीटा will be equal to 4/5। आगे जरूरत पड़ेगी इसलिए अभी से लिख लिया। सो दिस एंगल इज थीटा। अब यहां पर वर्टिकल फोर्सेस का इक्विलिब्रियम कंसीडर करते हैं, ठीक है। लेट अस कंसीडर समेशन Fy इज इक्वल टू 0, ओके। सो वर्टिकल डायरेक्शन में क्या क्या फोर्स एक्ट कर रही हैं, एक तो 90 किलो न्यूटन इज एक्टिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, डाउनवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव ले लिया। FOJ इज एक्टिंग इन अपवर्ड डायरेक्शन, तो इसको प्लस ले लिया। FOJ का वर्टिकल कंपोनेंट, सो वर्टिकल कंपोनेंट विल बी FOJ साइन थीटा एंड बस यही दो हैं, इनका समेशन कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। सो FOJ साइन थीटा है हमारे पास 3/5 एंड इट इज इक्वल टू 90। तो यहां से FOJ की वैल्यू आ गई हमारे पास 90/3 यानी 30 इंटू 5 150 किलो न्यूटन, ठीक है। सो दिस इज FOJ। नाउ FOJ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यहां पर कैलकुलेट करना है। दिस इज FOJ, तो
पॉइंट O के ऊपर FOJ इज एक्टिंग लाइक दिस इज थीटा, तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा, इट विल बी FOJ cos थीटा। सो FOJ ऑलरेडी हमारे पास 150 किलो न्यूटन है और cos थीटा की वैल्यू हमें पता है, इट इज 4/5, सो 4/5, तो ये 30 इंटू 4 हो जाएगा 120 किलो न्यूटन। सो करेक्ट आंसर इज 120 किलो न्यूटन। लेट अस सी, ऐसा कोई ऑप्शन है? यस, करेक्ट आंसर इज बी, 120 किलो न्यूटन। सो ऑल्सो दिस वाज ऑल्सो नॉट वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, ठीक है, आसान क्वेश्चन था। अगले पार्ट पे चलते हैं, लेट अस मूव ऑन टू नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन एक्चुअली। ओके, तो यहां पर कैंटिलीवर बीम PQ of uniform flexural rigidity EI is subjected to a concentrated moment। तो हमारे पास एक कैंटिलीवर बीम दी हुई है और यहाँ पर पॉइंट R के ऊपर एक मोमेंट एक्ट कर रहा है, ठीक है, अ मोमेंट इज एक्टिंग लाइक दिस, और हमें पॉइंट Q का डिफ्लेक्शन पता करना है। व्हाट इज द डिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट Q? ओके, तो इसको जरा अच्छे से समझने के लिए एक स्केल ली हमने और P पर फिक्स पॉइंट है, फिक्स जॉइंट है, फिक्स सपोर्ट है, ठीक है, इसको हमने इस तरह से फिक्स किया। R के ऊपर बेंडिंग मोमेंट M इज एक्टिंग लाइक दिस। तो जब आप इस तरह से कपल एक्ट करवाओगे, यहाँ पर अ कपल इज एक्टिंग, सो यू विल सी कि यहाँ पर इतने पोर्शन में, यहाँ तक जहाँ तक कपल है वहाँ तक ये बीम बेंड हो रही है। यू कैन सी द बेंडिंग ऑफ द बीम, कर्व हो रही है ये, ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर कुछ भी बेंडिंग मोमेंट नहीं है, इट विल बी अ स्ट्रेट पोर्शन, ये पूरा स्ट्रेट लाइन होगा। तो बीम की बेंडिंग एक्चुअली कैसे होगी, लेट अस सी। ओके, दिस इज कपल M एक्टिंग एंड ये बीम कुछ इस तरह से बेंड होगी, ये बीम कुछ इस तरह से बेंड होगी। ओके, तो यहां से यहां तक तो बेंड हुई, कर्व आया, ठीक है, और फिर इसके बाद ये पूरी स्ट्रेट लाइन हो जाएगी, ठीक है। तो दिस पॉइंट इज P, दिस पॉइंट इज R, दिस पॉइंट इज Q। आपको Q पे डिफ्लेक्शन पता करना है, तो Q पे डिफ्लेक्शन के दो पार्ट होंगे, एक तो यहां तक जितना डिफ्लेक्शन हो गया, ठीक है, जॉइंट R तक जितना डिफ्लेक्शन हो गया, इसको हम लिख लेते हैं डेल्टा R, और दूसरा ये वाला डिफ्लेक्शन, ठीक है, और ये वाला डिफ्लेक्शन इसकी बेंडिंग की वजह से नहीं हुआ, यहां पर जो स्लोप आ गया है बीम के बेंड होने की वजह से, इस स्लोप की वजह से ये डिफ्लेक्शन हुआ। सो दिस स्लोप को हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं थीटा R से। ओके, सो लेट अस से दिस स्लोप इज थीटा R एंड यहां पर जो डिफ्लेक्शन है, ये वाला डिफ्लेक्शन इसके बराबर होगा, दैट इज डेल्टा R। अभी जरा स्टैंडर्ड रिजल्ट एक बार डिस्कस कर लेते हैं। स्टैंडर्ड रिजल्ट क्या होते हैं, तो देखो, सपोज हमारे पास एक बीम है जिसकी लेंथ L है, कैंटिलीवर बीम, लेंथ L है और एंड पे मोमेंट इज एक्टिंग। तो यहां पर जो डेल्टा आता है दैट इज ML स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2R, सॉरी 2R नहीं 2EI, 2EI, ML स्क्वायर अपॉन 2EI, और जो थीटा आता है दैट इज ML अपॉन EI। ओके, बट इस केस में क्या होगा, हम L की जगह L/2 पुट करेंगे, ठीक है, विल पुट L/2। ये वाला जो डिफ्लेक्शन होगा, लेट अस से दिस इज Y एंड दिस Y विल बी इक्वल टू थीटा इंटू L/2। ये L/2 लेंथ है, तो ये Y विल बी इक्वल टू थीटा R इंटू L/2। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज पे चल के हम देखते हैं कि टोटल डेल्टा एट Q कितना बन रहा है। डिफ्लेक्शन एट पॉइंट Q विल बी इक्वल टू डिफ्लेक्शन एट पॉइंट R प्लस स्लोप एट पॉइंट R इंटू लेंथ बिटवीन R एंड Q, ठीक है, दैट इज L/2। नाउ डेल्टा इज ML स्क्वायर अपॉन 2R, ठीक है, डिफ्लेक्शन जो होगा वो ML स्क्वायर अपॉन 2R होगा, लेकिन L की जगह हमें L/2 रखना है। सो M L/2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2EI, आई एम सॉरी, मैं शायद बार बार R बोल रहा हूँ, इट इज एक्चुअली EI, ML स्क्वायर अपॉन 2EI प्लस थीटा M L/2 अपॉन EI इंटू L/2, राइट। ये हो जाएगा M L स्क्वायर अपॉन 8EI प्लस M L स्क्वायर अपॉन 4EI
ये हो जाएगा 3ml² अपॉन 8EI, 3ml² अपॉन 8EI, राइट? सो दिस इज द deflection at Q. Now let us see 3ml² अपॉन 8EI, करेक्ट आंसर। तो ये भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन था, इजीली सॉल्वेबल। अगर आपने इस तरह के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रखे हैं काफी, तो आप ये क्वेश्चन बड़े आराम से सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, A rigid uniform weightless horizontal bar is connected to 3 vertical members. तो हमारे पास यहाँ पर एक rigid uniform weightless horizontal bar दिया हुआ है and this is connected to 3 members P, Q and R. इन 3 members से connected है। Okay, all the 3 members have identical axial stiffness of 10 kN per mm. तो इन तीनों members की जो axial stiffness है वो same है। Axial stiffness is AE divided by L. Axial rigidity AE होगा और एक्सियल स्टिफनेस AE डिवाइडेड बाय L होगा एंड दैट इज इक्वल टू 10 kN per mm. दिस इज गिवन इन क्वेश्चन। ओके, when no load is applied, a gap of 2 mm exists between the lower end of the bar Q and the rigid horizontal surface. जब इसके ऊपर कोई भी वेट अप्लाइड नहीं है तब यहां पर ये जो गैप आपको दिख रहा है, दिस गैप इज 2 mm और P और R ये वाले मेंबर्स तो रिजिड सरफेस पर आराम से रेस्ट कर रहे हैं। नाउ व्हेन अ वर्टिकल लोड W इज अप्लाइड, तो यहां पर W एक वर्टिकल लोड या वेट अप्लाई कर दिया इसके ऊपर, placed on the horizontal bar in the downward direction, the bar still remains horizontal and get displaced by 5 mm. तो ये बार अभी भी horizontal है लेकिन इसका डिस्प्लेसमेंट 5 mm हो चुका है। तो इस वर्टिकल लोड की वजह से ये 5 mm नीचे डिस्प्लेस हुआ। 5 mm डिस्प्लेस हुआ, यहाँ पर गैप था 2 mm का, तो यानी कि ये 2 mm पहले तो नीचे आया और फिर इसका कंप्रेशन हुआ 3 mm का, और P और R का कंप्रेशन दोनों का, P और R दोनों का कंप्रेशन हुआ 5 mm एंड 5 mm ईच। तो इसका कंप्रेशन 5 mm, इसका कंप्रेशन 5 mm, इसका कंप्रेशन 3 mm ओनली। ओके, नाउ जब इसका कंप्रेशन हो रहा है, वेट इस तरह से एक्ट कर रहा है, तो ये कुछ रेजिस्टेंस भी दे रहा होगा। सिमिलरली P एंड R आर आल्सो गिविंग द रेजिस्टेंस। तो P से जो रेजिस्टेंस मिला, लेट अस से यहां पर जो फोर्स आई, रेजिस्टिव फोर्स दैट इज P, यहां पर जो रेजिस्टिव फोर्स आई दैट इज P Q, और यहां पर जो रेजिस्टिव फोर्स आई लेट अस से P R। नाउ P और R दीज आर एग्जैक्टली आइडेंटिकल, तो हम ये कह सकते हैं रेजिस्टेंस ऑफ P इज इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ R, ठीक है, बट इट विल बी नॉट इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ Q। द मैग्नीट्यूड W ऑफ द लोड इन किलोन्यूटन, तो W का मैग्नीट्यूड हमें पता करना है। तो सबसे पहली बात तो ये कि जो भी W लोड आ रहा है इसको रेजिस्टेंस यहाँ से मिल रहा है। ओके, तो पहली इक्वेशन तो हम ये फॉर्म कर सकते हैं कि यहाँ पर इस बार का वर्टिकल इक्विलिब्रियम, ओके, समेशन ऑफ वर्टिकल इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस आर 0। सो लेट अस राइट डाउन द फर्स्ट इक्वेशन, PP plus PQ plus PR is equal to W. W is in downward direction and these three are in upward direction. Now PP or PR are equal, so 2PP plus PQ is equal to W. तो एक इक्वेशन हमारे पास ये मिल गई है, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। नाउ वी नो दैट पहला जो बार था P, इसका जो डिफ्लेक्शन हुआ है वो 5 mm है, ठीक है, और फॉर्मूला क्या होता है डिफ्लेक्शन का? डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला डेल्टा P इज इक्वल टू 5 mm, दिस इज गिवन, राइट? सो डिफ्लेक्शन इज इक्वल टू PL अपॉन AE, PL अपॉन AE एंड दैट्स दिस इज 5 mm, राइट? सो AE अपॉन L इज गिवन एज 10 kilonewton per mm, सो PP डिवाइडेड बाय 10 kilonewton और ऊपर आ गया mm एंड दैट इज इक्वल टू 5 mm. सो दिस mm कैंसिल आउट हो गया एंड PP इज इक्वल टू 50 kilonewton, ये आ गया। तो फोर्स P की वैल्यू हमारे पास आ गई 50 kilonewton। सिमिलरली लेट अस कैलकुलेट द फोर्स ऑफ Q। लेट अस कैलकुलेट फोर्स Q। ओके, तो डिफ्लेक्शन ऑफ बार Q हमें पता है दैट इज 3 mm। डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला भी पता है, PQL अपॉन AE इज इक्वल टू
3 mm, PQ upon 10 is equal to 3, so PQ is equal to 30 किलोन्यूटन। ओके, अब ये PP और PQ की वैल्यू इस इक्वेशन में रख देते हैं। सो 2 इंटू PP कितना आ गया? 2 इंटू PP इज 2 इंटू 50 प्लस 30 इज इक्वल टू W। 130 इज इक्वल टू W, ठीक है, 130 किलो न्यूटन। सो W की वैल्यू 130 किलो न्यूटन आ गई है। जो आंसर दिया था ये न्यूमेरिकल आंसर टाइप था, इसके अंदर वैल्यू पुट करनी थी। तो इसकी जो गेट ने रेंज दे रखी है दैट इज 129 टू 131 और हमारा आंसर आ रहा है 130। तो इस तरह से ये आंसर इस रेंज में है, न्यूमेरिकल वैल्यू इनपुट करनी थी। सो दिस इज द प्रीटी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। गेट में सारे के सारे क्वेश्चंस कॉन्सेप्चुअली आते हैं काफी, लेकिन बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, इट इज वेरी इजी क्वेश्चन। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस। अच्छा, अभी ये सारे क्वेश्चन थे सेट 1 के। ओके, नाउ इस क्वेश्चन से सेट 2 के क्वेश्चन शुरू हो गए हैं। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ सेट 2 और यहां पर पूछा है द स्टेट ऑफ स्ट्रेस रिप्रेजेंटेड बाय मोहर सर्कल इज शोन इन द फिगर। ठीक है, अब इसका ये पूछा है कि ये स्टेट ऑफ स्ट्रेस कैसी है, इज इट यूनिएक्सियल टेंशन, बाईएक्सियल टेंशन, हाइड्रोस्टैटिक और प्योर शियर। तो जितने भी बच्चों ने पढ़ रखा होगा इनको मतलब मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है, इट इज वेरी सिंपल, इट इज स्टेट ऑफ प्योर शियर। देखो प्योर शियर में क्या होता है कि ओरिजिन ऑफ द सर्कल, ओरिजिन ऑफ मोहर सर्कल मतलब सेंटर ऑफ मोहर सर्कल इज एट द ओरिजिन, और ये जो पर्टिकुलर प्लेन है ये वाले एंगल पे यू कैन सी दैट टाउ मैक्स यहां पर एंड प्लेन ऑफ टाउ मैक्स के ऊपर आपके नॉर्मल स्ट्रेसेस आर 0। ठीक है, तो ये हो गई स्टेट ऑफ प्योर शियर। ओके, क्लियर है। नॉर्मल स्ट्रेसेस की भी वैल्यू टाउ मैक्स के बराबर आ जाएगी। तो 45 डिग्री इंक्लिनेशन जब होगा, एक्चुअल एलिमेंट में 45 डिग्री इंक्लिनेशन, लेकिन मोहर सर्कल में उसका 2 टाइम्स होता है, तो मोहर सर्कल में 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री रोटेशन पे आपको नॉर्मल स्ट्रेस दिखेगी यहाँ पर, एंड नॉर्मल स्ट्रेस की भी वही वैल्यू है जो टाउ मैक्स की है। ठीक है, सो नॉर्मल स्ट्रेस इज सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2, दीज आर प्लस माइनस टाउ मैक्स। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं फॉर द केस ऑफ प्योर शियर। सो दिस इज प्योर शियर। ओके, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question is this: a weightless cantilever beam of span L is loaded as shown in the figure. For the entire span of the beam, the material properties are identical and cross section is rectangular with constant width. तो देखो हमारे पास एक बीम दी हुई है, इसके ऊपर इस तरह से लोडिंग अप्लाइड है। तो यहाँ पर PL मैग्नीट्यूड का एक मोमेंट अप्लाइड है और P मैग्नीट्यूड का एक वर्टिकल लोड डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ओके, फ्रॉम द फ्लेक्सर क्रिटिकल परस्पेक्टिव, ठीक है, फ्लेक्सर क्रिटिकल परस्पेक्टिव, द मोस्ट इकोनॉमिकल लॉन्गिट्यूडिनल प्रोफाइल ऑफ बीम टू कैरी द गिवन लोड्स अमंग्स द ऑप्शन। ठीक है, तो फ्लेक्सर को ध्यान में रखते हुए किस तरह की बीम आप प्रोवाइड करोगे, फ्लेक्सर को ध्यान में रखते हुए करना है। तो पहले इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना लिया जाए। ओके, तो हमारे पास गिवन बीम इस तरह से है, यहाँ पर वर्टिकल डायरेक्शन में P लोड अप्लाइड है, यहाँ पर PL मोमेंट इज अप्लाइड लाइक दिस लेंथ इज L। सो लेट अस ड्रॉ द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ओके, सो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करते हैं। लेट अस टेक एनी सेक्शन XX। यहाँ पर एक सेक्शन लिया XX और इसका डिस्टेंस स्मॉल x है यहाँ से। ओके, सो बेंडिंग मोमेंट एट सेक्शन X विल बी इक्वल टू, देखो PL तो डायरेक्टली मोमेंट दे रखा है एंड इट इज सैगिंग मोमेंट, तो ये तो प्लस आ जाएगा। सो प्लस PL माइनस, देखो P की वजह से सैगिंग सॉरी हॉगिंग आएगा, P की वजह से ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है और इसका जो मोमेंट आएगा दैट इज PX। सो इट विल बी इक्वल टू PL माइनस X। नाउ किसी भी डिस्टेंस x पे आप एक जनरल डिस्टेंस x पे इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हो mx की वैल्यू। ये एक लीनियर फंक्शन है, लीनियरली वेरी करेगा। तो let us say this point is A, let us say this point is B. So bending moment at point B, पॉइंट B पर x की वैल्यू पुट कर देते हैं, x की वैल्यू 0 है, सो इट विल कम आउट टू बी PL, ये PL आ जाएगा। मोमेंट एट B, मोमेंट एट A कैलकुलेट करने के लिए हमें x की वैल्यू कितनी रखनी पड़ेगी,
L रखनी पड़ेगी। सो x इक्वल टू L, और यहाँ पर जब L रखेंगे सो मोमेंट एट A विल बी इक्वल टू 0। तो ये मोमेंट एट B और मोमेंट एट A आ गए। A पर मोमेंट 0 है और B पर पॉजिटिव का PL। तो इस तरह से ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हो गया, ठीक है। दिस इज PL एंड दिस इज 0। जहां पर बेंडिंग मोमेंट ज्यादा वहां पर डेप्थ ज्यादा, जहां बेंडिंग मोमेंट कम वहां पर डेप्थ कम। ओके, तो इस पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट ज्यादा तो यहां डेप्थ ज्यादा होनी चाहिए, इस पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट कम तो डेप्थ कम होनी चाहिए। कौन सा ऐसा सेक्शन है? करेक्ट आंसर इज सी। यहां पर डेप्थ ज्यादा, यहां डेप्थ कम। ओके, सो करेक्ट आंसर इज सी। तो ये भी आसान सा था, 2 मार्क्स क्वेश्चन। ओके, let us move on to next question. Next question is a prismatic linearly elastic bar of length L, cross section area A and made up of a material with Young's modulus E is subjected to axial tensile force shown in the figure. देखो 3 फिगर दिए हैं, यहाँ पर हमें 3 बार दिए हैं और इन तीनों पे एक्सियल पुल अप्लाई किया हुआ है। ओके, तो इस वाले बार में P1 फोर्स अप्लाई की है, इस वाले बार में P2 फोर्स अप्लाई की है, इस बार में इन दोनों का समेशन P1 प्लस P2 अप्लाई किया है। और ये बोला है कि स्ट्रेन एनर्जी इन दोनों बार्स की U1 और U2 है। तो इस वाले बार की स्ट्रेन एनर्जी अगर U है तो हमें सिलेक्ट करना है इन चारों में से कौन सा ऑप्शन। समेशन ऑफ दीज टू, डिफरेंस ऑफ दीज टू, लेस देन द समेशन ऑफ दीज टू और ग्रेटर देन द समेशन ऑफ दीज टू, इन दोनों का। तो देखते हैं सबसे पहले तो फोर्स और स्ट्रेन एनर्जी का वेरिएशन देखते हैं कि किस तरह का होता है। तो अगली स्लाइड पे चल के लेट अस सी। देखो सबसे पहले तो लोड डिफ्लेक्शन कर्व देखते हैं, ठीक है। तो यहां पर डिफ्लेक्शन है, यहां पर लोड है। सो एस वी अप्लाई द लोड, जैसे जैसे हम लोड को इंक्रीज करेंगे, लीनियर इलास्टिक बार दिया है। देखो क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ना चाहिए। प्रिज्मेटिक लीनियरली इलास्टिक बार, लीनियरली इलास्टिक मतलब स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व या फिर लोड डिफ्लेक्शन कर्व विल बी लीनियर, विल बी अ स्ट्रेट लाइन। तो जैसे जैसे हम लोड को इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे लीनियरली डिफ्लेक्शन इंक्रीज होगा। और स्ट्रेन एनर्जी क्या होती है? स्ट्रेन एनर्जी होती है ये वाला जो ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है, इसके अंदर का एरिया, दिस एरिया इज स्ट्रेन एनर्जी। तो यहां पर लेट अस से दिस इज डिफ्लेक्शन, लेट अस से दिस इज लोड। सो स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ P इंटू डेल्टा, एरिया ऑफ दिस कर्व, एरिया अंडर दिस कर्व, ठीक है। सो हाफ P इंटू डेल्टा का भी फॉर्मूला, डेल्टा को भी हम P के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं एंड दैट इज इक्वल टू PL अपॉन AE। सो स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास आ जाएगा P स्क्वायर L अपॉन 2AE। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ स्ट्रेन एनर्जी, ठीक है। अब यहां पर चल के देखते हैं। देखो यहां पर strain energy is U1, so it will be equal to P1 square L upon 2AE। यहाँ पर strain energy is U2, तो यहाँ पर P2 square L upon 2AE एंड यहाँ पर strain energy U है, so it will be equal to P1 plus P2 फोर्स अप्लाई की है, so P1 plus P2 whole square L upon 2AE। इसको, इस ब्रैकेट को अगर ओपन करेंगे तो P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर प्लस 2P1 P2 आ जाएगा। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं P1 स्क्वायर L अपॉन 2AE प्लस P2 स्क्वायर L अपॉन 2AE प्लस P1 P2 L अपॉन AE। ओके, सो दिस इज इक्वल टू U1, this is equal to U2 and this is some positive value, ठीक है। so U is equal to U1 plus U2 plus P1 P2 L upon AE। तो इस फॉर्मूले को देख के हम साफ साफ कह सकते हैं कि जो स्ट्रेन एनर्जी दोनों को अप्लाई करके आई है दैट इज ग्रेटर देन इंडिविजुअल एप्लीकेशन ऑफ लोड्स, ठीक है। सो U is greater than U1 plus U2, so correct answer will be D। now let's move on to the next question। ये हमारा अगला क्वेश्चन है। ओके, सो लेट अस रीड दिस क्वेश्चन। अ प्लेनर स्ट्रक्चर RST shown in the figure is roller supported at S and pin supported at R
members RS and ST have uniform flexural rigidity EI and S is a rigid joint. Rigid joint का मतलब यहाँ पर एंगल 90 डिग्री रहने वाला है. Consider only bending deformation and neglect effects of self weight and axial stiffening. ठीक है, तो हमें सिर्फ बेंडिंग डिफॉर्मेशन कंसीडर करना है और सेल्फ वेट और एक्सियल स्टिफनिंग के इफेक्ट्स को इग्नोर कर देना है. नाउ when the structure is subjected to concentrated horizontal load at P at the end T, the magnitude of rotation at support R is. तो R के ऊपर कितना रोटेशन आया ये हमें पता करना है. ओके, तो देखो हमें एक्सियल इफेक्ट तो इग्नोर कर देना है. इस स्ट्रक्चर को यहाँ पर R के ऊपर कितनी बेंडिंग आ रही है, ठीक है, इसको देखना है. तो इस स्ट्रक्चर में हम ऐसा कर सकते हैं कि इस P को हम यहाँ पर अप्लाई कर दें. ठीक है, तो अगर इस फोर्स P को हटा के यहाँ पर अप्लाई करते हैं तो एक तो एक्सियल फोर्स आ रही है और दूसरा जब ये फोर्स P यहाँ पर अप्लाई थी तो L/2 डिस्टेंस होने की वजह से एक मोमेंट भी क्रिएट कर रही थी, तो वो मोमेंट वाला इफेक्ट भी हमें यहाँ पर ट्रांसफर करना होगा. सो द मोमेंट इफेक्ट will be equal to PL/2. okay, this moment effect is transferred here. okay, तो अब एक्सियल स्टिफनिंग की वजह से, एक्सियल की वजह से जो स्टिफनेस क्रिएट हो जाएगी इसके रोटेशन को रोकेगा, उसको इग्नोर कर देना है. तो हम इस एक्सियल फोर्स को ही हटा देते हैं, इग्नोर कर देते हैं. सिर्फ यहाँ पर एक मोमेंट इस तरह से एक्ट हो रहा है PL/2. नाउ इसकी वजह से जॉइंट R पर रोटेशन क्या होगा वो हमें बताना है. ओके, तो जब इसका डिफ्लेक्शन होगा ये कुछ ऐसा होगा, इस तरह से, राइट, इस मोमेंट के इन्फ्लुएंस में. सो दिस एंगल विल बी लेट अस से थीटा S एंड दिस एंगल विल बी लेट अस से थीटा R. सो वी वांट टू नो द थीटा R. तो थीटा S से कोई मतलब नहीं है. थीटा R विल बी इक्वल टू, जब अगर एक एंड पे मोमेंट अप्लाई करते हैं ना, एक एंड पे मोमेंट अप्लाई करते हैं इस तरह से सिंपली सपोर्टेड बीम के अंदर, तो यहाँ पर जो रोटेशन आता है फार एंड पे दैट इज इक्वल टू ml/6EI. नाउ मोमेंट कितना अप्लाइड है PL/2. सो मोमेंट की जगह हम PL/2 लिखेंगे. लेंथ इसकी मेंबर की है L और डिवाइडेड बाय 6EI है. तो इसको सॉल्व करने से हमारे पास आ जाएगा PL/12EI. सो थीटा R, रोटेशन एट R is PL/12EI. लेट अस सी PL/12EI. करेक्ट ऑप्शन इज B. B इज द करेक्ट आंसर. तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर लिए हैं. ओके, तो गेट 2020 के प्रीवियस ईयर्स के सारे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स के क्वेश्चंस हम डिस्कस कर चुके हैं. आई होप आपको ये लेसन अच्छा लगा, आपको पसंद आया. थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट्स. लेट्स क्रैक इट.